एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम अगस्त मंथ और सितंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैगजीन जो है 2 महीने में एक बार जारी की जाती है और इस बार जो है इसका 86वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ तक कि राजस्थान पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है, आरएस एग्ज़ाम, उसमें भी जो है 90 से 95% करंट अफेयर जो है आपको इसी बुक में से देखने को मिलेगी। इसलिए जो है 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को जो है 10 बार पढ़ लिया जाए, ताकि जो है करंट अफेयर का आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और जो है आप करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से करके आ सकें। और न्यू स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगी, 10 चैनलों पर मत भटकिए। करंट अफेयर के लिए एक मैगज़ीन उठाइए, उस मैगज़ीन को बार बार पढ़िए। मैं तो आप लोगों को मूमल मैगज़ीन ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है, क्योंकि इसमें जो है फालतू की चीज़ें नहीं दी गई होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए होते हैं और उनकी भी जो है सारी डिटेल इसमें दी गई होती है। और इसमें जो नहीं दिया गया होता है वो हम हमारे चैनल पर पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ताकि जो है एक करंट अफेयर जो है आपको अदर जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहीं पर इसी चैनल पर सारी करंट अफेयर आपको यहीं करवा दी जाती हैं। उससे संबंधित जैसे कोई योजना आई तो वो कब स्टार्ट की गई थी, उसमें नई चीज़ें क्या ऐड की गई है, वो सारी चीज़ें जो है आपको इसी चैनल पर करवा दी जाती हैं। ठीक है, और मैं जो कुछ स्टूडेंट है इस चैनल से नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप फिजिकल रूप में बुक खरीदिए और उस बुक से पढ़िए, बुक को बार बार पढ़िए। ठीक है, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले आप चैनल से पढ़िए, न्यू स्टूडेंट है तो, और फिर जो है आप बुक से पढ़िए, ताकि आपको हेल्प होगी पढ़ने में। वरना तो इसका जो है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो मूमल मैगज़ीन के 64 पेज आते हैं 2 महीने में, वो भी पढ़ने भारी हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो वार्षिकांक के लिए बोल रहे हैं, वो अगर वार्षिकांक पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगी। और मैं आप लोगों को जो है वार्षिकांक भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मैगज़ीन तो खरीदिए और साथ में वार्षिकांक भी लेकर के आइए, क्योंकि वो भी जो है करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन 2 के अलावा आप कुछ मत खरीदिए करंट अफेयर के लिए, ये 2 ही मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, 10 किताबें खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर आप वार्षिकांक पढ़ना चाहते हैं तो मैं पार्ट्स में कराऊंगी, एक वीडियो में नहीं करवाऊंगी, पहले ही बोल रही हूँ। और मूमल करंट अफेयर भी जो है पार्ट्स में ही करवाऊंगी, फिर जो है एक फुल वीडियो आप लोगों के लिए शॉर्ट में बना दिया जाएगा। ठीक है, और अब से जो है डेली वीडियो आएगा, जब तक कि मूमल मैगज़ीन अक्टूबर वाली कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक डेली आएगा। सुबह 5 बजे आकर के आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जो कि हमारे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विशेष आकर्षण के बारे में कि लिज ट्रस बनी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 132वां स्थान रहा। इसके बारे में भी आगे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया और ये कब से स्टार्ट की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे आगे। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई है और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मूमल करंट अफेयर है, इसका इंट्रो दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है 8 पार्ट दिए गए हैं। राजस्थान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, गेम एंड स्पोर्ट्स हो जाएंगे, पुरस्कार एंड सम्मान, आर्थिक गतिविधियां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें कि हम राजस्थान परिदृश्य आज डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो कि हम कंप्लीट वीडियो डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो बाद में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है, बिना वीडियो को स्किप किए जो है सुनना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका छूट जाए और वही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए जो है वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2022 को 29वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को प्रदान किया गया है।
मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार जो है क्रिकेट के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ओनली राजस्थान के जो क्रिकेटर्स होते हैं उन्हीं को ये प्रदान किया जाता है। और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग में दिया जाता है। तो इस बार जो है सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजबर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ी हैं तो दुष्यंत झाकड़, संदीप और अजीत शेखों। देखिए ये पूरी टीम थी, लेकिन जो है इसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी थे उनके नाम दिए गए हैं, इसलिए जो है इन खिलाड़ियों के नाम तो आप लोगों को याद रखने ही है। साथ में जो है इस टीम के जो कोच हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 20 साल बाद भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ कि मूमल मैगजीन के एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को इसी क्वेश्चन को जो है ध्यान से सुनना है ताकि जो है आपका क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, ठीक है। प्रदेश के दुष्यंत झाकड़ जो है पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान हैं। दुष्यंत झाकड़ को जो है एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर का भी पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश के संदीप, अजीत शेखों जो है टीम के अन्य खिलाड़ी हैं और प्रवीण शर्मा और सूर्य प्रकाश बंजारा टीम के कोच भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नगरीय निकायों में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। अब प्रदेश में कुल कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित हैं, तो 870 हो जाएगी। जब जो है इसकी शुरुआत की गई थी तब जो है 358 इंदिरा रसोइयाँ थी और अब जो है 512 नई इंदिरा रसोइयों का और शुभारंभ कर दिया गया है। तो टोटल कितनी हो गई है, 870 हो गई। एक एक चीज़ याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 358 थी जब स्टार्ट की गई थी और अब जो है 512 नई और जो है स्टार्ट कर दी गई है, तो टोटल मिलाकर के 870 हो गई है। अब इंदिरा रसोई योजना जो है इतनी इंपॉर्टेंट योजना है कि इसके बारे में हम हर छोटी से छोटी और बड़ी डिटेल जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना में क्या किया जाता है कि 8 रुपये में आप लोगों को फुल पेट जो है भोजन, फुल पेट भर करके भोजन दिया जाता है और 5 रुपये में नाश्ता मिलता है, ठीक है। लेकिन जो है इसमें अलग अलग रेशियो है कि राज्य सरकार जो है पहले क्या करती थी कि पहले पूरी थाली 20 रुपये की पड़ती थी, जिसमें कि 12 रुपये राज्य सरकार देती थी और 8 रुपये जो है खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन लोगों को देनी पड़ती थी। लेकिन जो है सरकार ने क्या किया, इसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी और 5 रुपये बढ़ा करके अब जो ये थाली है 20 की जगह 25 रुपये की आती है और राज्य सरकार अब 17 रुपये देती है। लेकिन जो लाभार्थी है उनको तो फिर भी 8 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिटेल आपको याद रखनी है, इस चीज़ से लाभार्थी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। राज्य सरकार ने अपने पैसों में बढ़ोतरी की है, वो जो 5 रुपये बढ़े हैं वो अपने पैसों में किया है। तो अब जो थाली है वो 25 रुपये की मिलती है। 20 रुपये भूल जाना, अगर क्वेश्चन में 20 रुपये आता है तो गलत है, वो 25 रुपये की कर दी गई है, तो आपको जो है 25 पर ही टिक करना है, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या दिया जाता है वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इसमें जो थाली में अब 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम जो है चपाती, अचार, साथ में 2 अतिरिक्त चपाती भी मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और साथ में एक चीज़ नई ऐड कर दी गई है इसमें कि सस्ता भोजन के साथ ही अब बोतल बंद पानी भी जो है इसी इंदिरा रसोई में जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और पानी कितना दिया जाएगा, तो आधा लीटर बोतल जो है पानी की दी जाएगी। अब ये याद रखिएगा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है 20 अगस्त 2020 को की गई थी। और इसकी टैग लाइन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी टैग लाइन कोई भूखा ना सोए, ये इसकी टैग लाइन है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इतनी डिटेल आपको इंदिरा रसोई योजना के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक्स ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है? तो देवेंद्र झांझड़िया ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री
ग्राम प्री में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। अब देवेंद्र झांझड़िया से संबंधित सारी डिटेल आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ठीक है। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध चूरू से है और इनका खेल कौन सा है तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो है, ठीक है। और इनको जो है इन्होंने जो है वर्ष 2020 में पैरा ओलंपिक जो हुए थे उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था और इनको जो है वर्ष 2012 में पद्मश्री, वर्ष 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और वर्ष 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 के उत्तरार्ध में जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है तो ये किया गया है संजय मिश्रा को। ये हैं संजय मिश्रा और इन्हीं को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वें संस्करण में 24 सितंबर 2022 को जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था वहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में उद्योगों की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो राजीव अरोड़ा को बनाया गया है, याद रखना। और 3 सितंबर 2022 को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और जो राजीव अरोड़ा हैं वो पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इस परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जितने भी उद्योग हैं उनमें निर्यात संबंधी जो उनके विषयों की मॉनिटरिंग करने और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। और कब किया गया है 3 सितंबर 2022 को किया गया है। महावीर प्रताप शर्मा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है और काउंसिल में 21 संस्थापक सदस्य हैं, 7 निदेशक हैं, 1 वाइस चेयरमैन और 1 चेयरमैन चुना गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है, उद्योग से संबंधित है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप लोगों के उद्योग टॉपिक लगता है तो ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आप लोगों के, ठीक है, और करंट अफेयर में तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री के द्वारा वर्ष 2020 और 21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है तो ये किया गया है बाबूलाल मारोटिया को और रामस्वरूप शर्मा को जो है एमएसएमई दिवस के अवसर पर हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। अब इसमें जो है ये डिटेल दी गई है वो जो है इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इसमें जो है सारा मिक्सअप कर दिया गया है। मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ तो नहीं है बट एक पेज है वो शेयर करूँगी, आप उस पेज पे जाकर के देख लीजिएगा इसको और मैं यहाँ पर जो है आपको बोल करके बता दूँगी या फिर जो है आप इससे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वाली चीज़ ही है, लेकिन वहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज जो है इन चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके जो है लिखा गया है, तो आप वो एक बार वो पेज ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 2019 और 20 दोनों के जो है इसमें अवार्ड दिए गए हैं। तो 2019 के और 20 के कौन कौन से हैं और किस किस कैटेगरी में किस किस को दिया गया है वो सारी चीज़ें याद रखनी। सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि के लिए मेसर्स हैंडीक्राफ्ट विला जो कि जयपुर में उसे प्रदान किया गया है। लघु उद्यम श्रेणी में व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि के लिए मेसर्स एसएस ब्लॉकेम प्रा लिमिटेड हनुमानगढ़ एवं मेसर्स सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड जोधपुर को दिया गया है लघु श्रेणी में, ठीक है। लघु उद्यम श्रेणी में उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु मेसर्स खंडेलवाल मिनरल्स जो कि अलवर में है उन्हें प्रदान किया गया है। और राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो कि बाबूलाल मारोटिया को दिया गया है जिनका संबंध जयपुर से है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार जो कि श्री गंगा सिंह गौतम को दिया गया है जिनका संबंध दौसा से। ये तो 2019-20 के हो गए, अब इम्पोर्टेंट है 2020-21 के, तो वो किन किन को दिए गए हैं वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि के लिए मेसर्स एक्यूरेट सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्रा लिमिटेड माद्री उदयपुर को दिया गया है जो कि उदयपुर में है। लघु उद्यम श्रेणी में व्यवसाय के टर्नओवर के आधार पर उत्कृष्ट वृद्धि के लिए मेसर्स ब्रिज केमिकल एंड मिनरल्स जो कि देशनोक बीकानेर में है उनको दिया गया है। मध्यम उद्यम श्रेणी में मेसर्स यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री
LVKI एरिया जो कि जयपुर में पड़ता है उनको दिया गया है। सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु मेसर्स सालासर इंडस्ट्रीज सरना जो कि डूंगर जयपुर में पड़ती है उनको दिया गया है। लघु उद्यम श्रेणी में मेसर्स यूनिक पावर टेक्नोलॉजी रिको जो कि सीतापुरा जयपुर में पड़ता है उनको दिया गया है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2020-21 की बात कर रहे हैं, श्री राम स्वरूप शर्मा जो कि गोपालपुरा बाईपास जयपुर में ही रहते हैं उनको दिया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा जो है मिक्सअप कर दिया गया है, लेकिन इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में हमने जो अलग से लिखा है तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के आप देख लेना और ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं MSME की जो कि इम्पॉर्टेंट है। MSME एक छोटा सा इंट्रो दूंगी इसका तो आप याद कर लीजिएगा। MSME की फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो जाएगी। माइक्रो में कौन कौन से उद्योग आते हैं जिनका जो है एक करोड़ तक का तो इन्वेस्टमेंट होता है और 5 करोड़ तक का इनका टर्नओवर होता है। स्मॉल जो उद्योग होते हैं उसमें कौन से आते हैं जिनका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और 50 करोड़ रुपए तक का इनका टर्नओवर होता है। मीडियम में कौन कौन से आ जाएंगे जिनका जो है 30 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 100 करोड़ रुपए तक का इनका टर्नओवर होता है। लेकिन ये मीडियम वाला है, मैंने 2-3 वेबसाइट्स पे चेक किया था, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, बट किसी को अगर इसके बारे में पता है, एक्यूरेट चीज़ पता है कि ये हाँ ये सही है या गलत है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 वेबसाइट पे चेक किया है, वो तीनों अलग अलग बता रहे हैं, पता नहीं क्या, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोगों के पास ऑथेंटिक डेटा है तो आप शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को जो है नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य गृह जो सचिव हैं उनको बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए और नशे से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और उनमें जो है जागरूकता फैलाने के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय, नशा मुक्त आयुक्तालय और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन हेतु प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि एंटी नारकोटिक्स यानी कि नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए जो अलग अलग कैटेगरी में राजस्थान सरकार जो कुछ कर सकती है, निदेशालय बनाना, आयुक्तालय बनाना, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करना, एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन करना, वो सारे प्रयास जो सरकार इसमें कर रही है और उन्होंने इन सारे प्रयासों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए और इस बढ़ती समस्या को कंट्रोल करने के लिए निदेशालय और आयुक्तालयों में जो है शासन सचिव गृह पदेन जो है आयुक्त होंगे, ठीक है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष होंगे वो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह होंगे। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्य सचिव गृह होंगे, ठीक है। और अतिरिक्त महानिदेशक जो कि पुलिस से होंगे और ANU को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस फोर्स में 10 सदस्य होंगे। टास्क फोर्स जो है टास्क फोर्स पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा दवाओं की तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले पर उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी, ये सारी चीज़ें की जाएगी। और महानिरीक्षक पुलिस SOG की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स यूनिट नशे के खिलाफ जो है कार्य करेगी। ये सारी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए स्टार्ट की गई है और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए के निवेश का MOU किया है, तो ये किया है नॉर्वे ने, ठीक है। नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एवं KLP मिलकर के सौर ऊर्जा परियोजना थार सूर्य वन में 49% हिस्सेदारी लेगा और नया सूर्य ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में इतावली कंपनी NL ग्रीन पावर की ओर से लगाया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं अब नॉर्वे की।
तो नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ओस्लो हो जाएगी, जिसकी भाषा नॉर्वेजियन हो जाएगी। नॉर्वे के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नॉर्वे में कभी दिन ही नहीं होता। इसमें जो है कि 6 महीने रात ही रहती है और 6 महीने दिन ही रहता है, यानी कि 6 महीनों में जब गर्मियों का दिन होता है तब सूरज डूबता ही नहीं है, और जब सर्दियों का दिन होता है तब सूरज निकलता ही नहीं है। और ऐसा जो है इसकी भौगोलिक इसका भौगोलिक स्थिति है उसके कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो प्रतापनगर, जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में प्रतापनगर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने किया है। इस आवासीय योजना में विभिन्न सुविधाओं से युक्त 576 फ्लैट राजस्थान आवासन मंडल ने बना करके दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत वर्ष 2022 और 23 में किसानों को कितने फीसदी अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो 70 से 75% अनुदान जो है राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में घोषित राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत अनुदान राशि को बढ़ा करके 50 से 70% कर दिया गया है, और इसमें जो है लघु सीमांत, SC, ST और महिला कृषक हैं उनके लिए इस राशि को 75% कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी फव्वारा संयंत्र आदि इकाइयों के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद सरकार आपको जो है 70 से 75% जो है हेल्प करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूडा के द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया है? तो ये कहाँ लगाया गया है? अलवर में लगाया गया है। याद रखना, रूडा के द्वारा लगाया गया है। ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जो कि 26 सितंबर को अलवर में जो है शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 का शुभारंभ किया है। रूडा की ओर से इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर स्थानीय हस्तशिल्पकार एवं दस्तकार भी मौजूद रहे। बाजार में राज्य एवं विभिन्न प्रांतों के दस्तकारों के द्वारा विभिन्न उत्पादों की लगभग 60 स्टॉल्स जो है लगाई गई थी वहाँ पर, और इस बाजार में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड आदि राज्यों ने भी हस्तशिल्प की बेजोड़ कलाकृतियाँ बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए उपलब्ध करवाई थी वहाँ पर। अब बात करते हैं रूडा की। रूडा की फुल फॉर्म हो जाएगी रूरल नॉन फ्रॉम डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगी। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। तो इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। आई नो कि काफ़ी डिटेल करवाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए करवाया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रदेश के महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाने का जो है निर्णय लिया है? तो 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने महिला अधिकारिता निदेशालय ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सभी जिलों में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतें विकसित करने का निर्णय लिया गया है। महिला अधिकारिता निदेशालय और UNFPA के समन्वय से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, सवाई माधोपुर से इसकी शुरुआत की गई है और सवाई माधोपुर में 7 ग्राम पंचायतों को जो है गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। अब राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को इसी तरीके से विकसित किया जाएगा, और इस बालिका सशक्तिकरण अभियान में विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायतों के साथी और सुपरवाइजर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभियान में ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण परिवारजन
और स्वयं महिलाओं और बच्चियों की सक्रियता इसमें आवश्यक होगी। तो इन सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक अलग नई चीज़ लाई जा रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीको के द्वारा किस स्थान पर पेट्रोजोन RPZ विकसित किया जाएगा? तो पंचभद्रा बाड़मेर में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में बजट घोषणा के अनुरूप रिफाइनरी के साथ पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रोजोन RPZ रीको के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस जोन में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश को प्रत्याशित किया गया है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको को समुचित प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं और जोन के विकसित होने से प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और इससे जो है प्रदेश की आर्थिक प्रगति भी सुदृढ़ होगी। प्रथम चरण में बोरावास में 100 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। अब बात करते हैं रीको की, क्योंकि रीको ये सारा काम कर रहा है, पेट्रोजोन का सारा काम रीको कर रहा है, तो रीको के बारे में भी डिटेल जानने की ज़रूरत है। रीको की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और ये इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए उनको टेक्निकल एडवाइस प्रदान करने का, साथ ही स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनको लोन देने का कार्य और मर्चेंट बैंकिंग का भी कार्य करता है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है कि खुद लोन ना देकर के रीको जो बैंक होते हैं उनसे लोन दिलवाता है। छोटे जो उद्योग होते हैं उनको एग्रो फूड पार्क लगाना और सेज वगैरह लगाना, ये सारे कार्य जो हैं किसके हैं? रीको के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन स्कीम DBT के मामले में प्रदेश देश भर में कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान इसमें चौथे स्थान पर रहा। राजस्थान सरकार ने ई-गवर्नेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर के प्रदेशवासियों के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के प्रयास सरकार कर रही है। जन आधार योजना को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है, जिससे कि प्रदेश की 1.93 करोड़ परिवार उसमें नामित हो चुके हैं और इन परिवारों के लगभग 7.48 करोड़ सदस्य जो है इस योजना से लाभान्वित हैं। इस योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम के रूप में राजस्थान जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन स्कीम में पूरे देश भर में चौथे स्थान पर रहा और ये योजना जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। राज्य सरकार की 70 योजनाएं जो कि जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं की एक विशेषता है कि जन आधार कार्ड में परिवार की मुख्य जो महिला होती है, मुखिया महिला, उनको चुना जाता है, जिससे कि समाज में महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके। जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ ही इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, और इस योजना से प्रत्येक परिवार का जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं जन आधार योजना की, तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। यह विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, उनकी सरलता, सुगमता और उनको पारदर्शी रूप से जो है एक लोगों तक पहुंचाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसमें इस योजना का उद्देश्य एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान इसका उद्देश्य है। राजस्थान जन आधार योजना में जो है परिवार का जो अंक पहचान संख्या जो होती है वो 10 अंकीय होती है और परिवार के सदस्यों की जो पहचान संख्या होती है वो 11 अंकीय होती है। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गाँवों को शामिल किया गया है? तो 4500 गाँवों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के जल के संग्रहण और भूमि कटाव को नियंत्रित करने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण जो है शुरू किया है। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में 4500 गांव जो है शामिल होंगे और योजना के द्वितीय चरण में प्रमुख उद्देश्य आम जनता से जो है चर्चा करके तय किया जाएगा। इसके लिए पक्के एनीकट
MIT, WH, MST के निर्णय को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही जो है इस योजना का जो दूसरा चरण है वो 2 साल के लिए रहेगा। अब बात करते हैं इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को की गई थी। इसके पहले चरण में 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 गाँवों में जो है राजीव गांधी जल संचय योजना स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने किन 2 नई नीतियों को लागू कर दिया गया है? तो हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022 को लागू कर दिया गया है। राजस्थान में छोटे उद्यमियों और जो है हस्तशिल्पकारों को प्रोत्साहन करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति और नई राजस्थान MSME नीति जारी की है। राजस्थान में छोटे उद्यमी ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो हथकरघा काम करने वाले बुनकर आदि को जो है आर्थिक सहायता और उनको प्रोत्साहन करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अवसर पर दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को 2 नई नीतियां जारी की गई हैं। ठीक है, MSME दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022 जारी की है। राज्य स्तरीय समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के साथ ही राजस्थान MSME नीति 2022 का भी लोकार्पण किया है। देखिए, इसके बारे में सारी डिटेल आपको याद रखनी। जब आप RS मेंस लिखेंगे तो उसमें जो है कुछ पॉइंट इसमें से जो है उसमें मेंशन किए जाएंगे जो कि आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति में राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान पर फोकस किया गया है। ठीक है, इन नीतियों में क्या क्या कहा गया है, इन नीतियों की क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें कुछ भी चीज़ें हमारी तरफ से ऐड नहीं की जाएगी, कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं बताई जाएगी। इसमें जितनी डिटेल दी गई है आपको उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इसके माध्यम से राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में दस्तकारों आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को तकनीकी उन्नयन, विपणन में सहयोग, साथ ही वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी। यानी कि बुनकरों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और क्लस्टर क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं को भी जो है विकसित किया जाएगा। इससे कि राज्य की परंपरागत शिल्प कलाओं के विकास के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। राज्य की विलुप्त होती परंपराओं और हस्तशिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने का जो है इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान MSME नीति 2022 में क्या खास चीज़ें की गई हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की MSME सेक्टर आर्थिक रूप से अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र है। इससे कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को गति मिलेगी और इसलिए राज्य सरकार ने नई राजस्थान MSME नीति 2022 जारी की है। ये राज्य में सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमी हैं उनके विकास के लिए एक नए युग का सूत्रपात है। ये इस नीति में क्या कहा गया है कि 18,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश से 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 20,000 नई MSME इकाइयाँ स्थापित करने की परिकल्पना इस नीति के तहत रखी गई है और टोटल 9,000 MSME उद्यमों को जो है सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सकल घरेलू उत्पाद के योगदान को बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल भी तैयार किया जाएगा। MSME नीति के तहत सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों को दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त रिस्क कवर का प्रावधान भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि सूक्ष्म श्रेणियों को अगर जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं उनमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो राजस्थान सरकार उसका हर्जाना खुद भुगतेगी और उनको जो है मुफ्त में सारा रिकवर करके देगी। जबकि लघु और मध्यम श्रेणी की इकाइयों को भी रियायती बीमा प्रीमियम दरों एवं मुख्यमंत्री MSME सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि सरकार ने कई नई इकाइयों में निर्यात में 20% की बढ़ोतरी और निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की परिकल्पना रखी है इसी नीति के तहत। और नीति में समान प्रकृति की इकाइयों के लिए श्रमिकों के कौशल विकास को भी प्रावधान दिया गया है।
राजस्थान में पंजीकृत 6 लाख हस्तशिल्पियों के लिए करीब 1.5 साल तक नई हैंडीक्राफ्ट नीति भी जो है जारी हुई है। और आर्टिजन्स को जो है 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए देय ब्याज सरकार भी वहन करेगी। ठीक है, प्रावधान 5 वर्ष के लिए होगा। और इसके अलावा राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित जो हस्तशिल्पी हैं उनके बच्चों को यदि मान्यता प्राप्त संस्थानों में आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्सटाइल आदि विषयों में डिग्री, डिप्लोमा और उनको अगर छात्रवृत्ति चाहिए तो उनको भी जो राजस्थान सरकार शुरू कर रही है, ताकि उनको जो हस्तशिल्पी हैं उनके बच्चों को अच्छे कॉलेज से डिग्री, डिप्लोमा और उनको जो है स्कॉलरशिप मिल सके। प्रदेश की इस पहली नीति में आर्टिजन्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की कई प्रावधान जोड़े गए हैं। और इसमें जो है केंद्र की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बीमित हस्तशिल्पियों के बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार ने अपना अंशदान भी देगी। यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के में तो जो इन लोगों को लाभ मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, और राजस्थान सरकार जो खुद की तरफ से जो लाभ देगी वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। उनको जो है समूह बीमा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही मेले और प्रदर्शनियों में सहभागिता पर मिलने वाली प्रतिदिन भत्ते की राशि को भी बढ़ाया गया है। 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के हस्तशिल्पियों को समूह बीमा भी मुहैया करवाया जाएगा। यानी कि ग्रुप में जो है इन लोगों को बीमा जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। हस्तशिल्प में विभिन्न श्रेणियों में हर साल राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जो हस्तशिल्प कला में अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे उन लोगों को जो है राज्य सरकार पुरस्कृत भी करेगी। विलुप्त होती कलाओं को लेकर के सेमिनार, वर्कशॉप भी जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लगवाए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को डीलक्स बस, द्वितीय श्रेणी रेल किराए और पंजीकृत हस्तशिल्पियों को द्रुतगामी बस और द्वितीय श्रेणी रेल किराए में भी भुगतान जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है करवाया जाएगा। हर साल जयपुर में हस्तशिल्प सप्ताह के तहत प्रदर्शनी का भी आयोजन करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 के तहत की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि मेलों का आयोजन करवाना, और जो राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्पी पुरस्कृत हैं उनको जो है बसों का किराया, रेल का किराया, उन सब चीज़ों का भुगतान राजस्थान सरकार खुद करेगी। जेल उत्पादों की भी होगी मार्केटिंग। और एक ये नई चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है, थोड़ा याद कर लेना इसको भी, कि नई नीति के तहत उद्योग विभाग और इसके जुड़े हुए संगठनों की ओर से जेल में बंदियों की ओर से बनाए जाने वाले हस्तशिल्प और अन्य जो उत्पाद होंगे उनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उत्पादों के स्टॉल्स विभाग के मेलों में प्रदर्शन के लिए भी लगाए जाएंगे। तीसरा राज्य बन गया है राजस्थान। उद्योग विभाग के अनुसार पहली हस्तशिल्प नीति जारी कर राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बन गया जिसने अपनी खुद की हस्तशिल्प नीति जारी की है, और जहां अलग से नीति अस्तित्व में आई है। इससे पहले असम, ओडिशा ने जो है इस तरीके की पृथक नीति जारी की थी। अब राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जिसने हस्तशिल्प नीति जारी की है। सरकार हर जिले में एक हस्तशिल्प उत्पाद का चयन करके इसे प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, एक जिला होता है जिसकी बेस्ट चीज़ होती है एक, चाहे कोई भी हो वो, जैसे अभी सोजत की मेहंदी फेमस है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं, उन चीज़ों का चयन करके सरकार जो है उनको प्रोत्साहित करेगी। ऐसे ही हस्तशिल्प में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की गई है? तो 1 सितंबर 2022 से लागू की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल में संख्या को बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग जो है विशेष कार्य कर रहा है, और निजी वाहनों के साथ साथ जो सार्वजनिक वाहन हैं उनमें भी ई व्हीकल की संख्या बढ़ाई जाने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार खुद अनुदान करेगी। इस पॉलिसी के अनुसार 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार के द्वारा किया जाएगा, परिवहन विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं पहली 200 बसों में फिटमेंट उपकरण की कीमत भी 15% या 2.5 लाख रुपए तक की जो है अनुदान सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सरकार अनुदान करेगी। ठीक है, इसके अलावा SGST का जो है 100% पुनर्भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, SGST का 100% पुनर्भुगतान भी किया जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो।
नेक्स्ट इसमें कि चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस मुक्त होंगे। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप 100 चार्जिंग स्टेशन पर बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। और चार्जिंग के लिए विद्युत दर 6 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। ठीक है, और इसमें क्या क्या रियायतें दी गई है, तो पहले 1 लाख दोपहिया वाहनों को 2 से लेकर के 10,000 रुपये तक की राशि सरकार खुद जो है प्रदान करेगी। पहले 25,000 तिपहिया वाहन यानी कि ऑटो रिक्शा जो होते हैं, ई रिक्शा जो होते हैं, उनको 4 से लेकर के 20,000 रुपये तक की राशि। और पहले 25,000 वाहनों जैसे कि टेम्पो वगैरह को 4,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक की राशि। और 4 वाहनों को जो जिनके 4 पहिए हैं उन वाहनों को 30 से लेकर के 50,000 रुपये तक की राशि जो है सरकार वहन करेगी। पहले 1,000 निजी वाहन, पहले 1,000 व्यावसायिक यानी टैक्सी वगैरह और 2,000 मैक्सी कैब का जो है भार सरकार वहन करेगी। और इस योजना को जो है 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदने वाले जो वाहन होंगे उन पर ही जो ये सारी छूटें दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि किन किन चीज़ों पर कितनी कितनी छूट दी जाएगी। एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम में तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि जो आपकी ई व्हीकल पॉलिसी है वो कब लागू की गई थी। बट फिर भी आपको लिए जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ई व्हीकल खरीदने पर कौन से व्हीकल पर कितना जो है सरकार जो है अनुदान दे रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रतापगढ़ व जयपुर में चल रहा है। ठीक है, दूर संचार विभाग STD PCO की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 100 से 200 मीटर की रेंज में निजी वेंडरों के सहयोग से वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट जो है का जाल बिछाया जाएगा। और इसके लिए जो है राजस्थान के 2 जिले प्रतापगढ़ और जयपुर का चयन किया गया है। और इस योजना की शुरुआत जो है 9 सितंबर 2020 को की गई थी पीएम वाणी योजना के तहत। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो छोटे दुकानदार हैं और जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए वाईफाई की सुविधा पहुंचाने के लिए इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए पीएम वाणी योजना को स्टार्ट किया गया था 9 सितंबर 2020 को। ठीक है, बाकी तो डिटेल इसमें इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट थी वो पढ़ा दी गई है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मेट की मजदूरी दर प्रति दिवस कितनी निर्धारित की गई है, तो 240 रुपये प्रति दिवस की निर्धारित की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है, मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार अर्धकुशल श्रमिक यानी कि जो कि मेट होता है, अर्धकुशल ही होता है वो, उनको जो है वेव करने के लिए सामग्री श्रेणी में माना जाता है। यानी कि मेट जो होता है वो सामग्री श्रेणी में ही आता है। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो सामग्री श्रेणी और एक जो है जो श्रमिक होते हैं उनको प्रदान की जाती है राशि। तो सामग्री श्रेणी में 75% जो है पैसे केंद्र सरकार वहन करती है और 25% राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं सामग्री श्रेणी में पैसे। ठीक है, अब इसके बारे में मैं डिटेल बता रही हूँ, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मनरेगा वाली योजना। ठीक है, और इसमें जो है राजस्थान सरकार ने भी कुछ जो है नई चीज़ें जोड़ी है, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मनरेगा की। तो मनरेगा जो योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि सबको पता है इसकी फुल फॉर्म है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है पूरे देश में, बट राजस्थान में 125 दिन का कर दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि राजस्थान में ये जो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जा रहा है वो कौन सी योजना के तहत दिया जा रहा है और ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये चीज़ आप लोगों को लिखनी है। और राजस्थान में जो है कुछ विशेष जनजातियां हैं, उन लोगों को जो है 200 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें कि सहरिया, खेरवा, कथोड़ी और दिव्यांगजन हैं। इन लोगों को 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। और जो सूखा क्षेत्र है उनमें जो है 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। और इसका जो ये एक्ट है वो 2005 में आया था और ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है चलाई गई थी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। और इसका क्रियान्वयन कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है, याद रखना, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है चलाया गया था।
इसमें प्रत्येक परिवार को जो है इसके तहत रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार की गारंटी होती है, वो हर परिवार के सदस्य का हक होता है। इसमें जो है 2005 में मनरेगा के लिए एक्ट आया था, जिसे 2 फरवरी 2006 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जो कि वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो अनस्किल्ड व्यक्ति होते हैं, यानी जिनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह, कोई मतलब मशीन वगैरह चलाना नहीं आता, उन लोगों को जो है इसके तहत रोजगार दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप 15 दिन के मतलब रजिस्टर कर दीजिएगा वहाँ जाकर के अपनी पंचायत में, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रोजगार देना पड़ेगा, ठीक है। और रोजगार भी जो है आपको अपने 5 किलोमीटर का एरिया है उस एरिया में ही दिया जाएगा। अगर उससे बाहर दिया जाता है तो 10% जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको रोजगार नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता जो है आपकी राज्य सरकार वहन करेगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि मनरेगा का नाम जो है पहले नरेगा था, तो मनरेगा नाम कब किया गया आप लोगों को ये बताना है। चलो मैं ही बता देती हूँ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? तो 9 सितंबर 2022 को किया गया। गांवों में चल रही मनरेगा योजना के तहत ही अब शहरों में भी सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से 213 शहरी निकायों में जो परिवार रह रहे हैं उनके मांगे जाने पर, याद रखना, मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और गाँव में 125 दिन का कर दिया गया है, क्योंकि सरकार जो है 25 दिन का जो रोजगार है वो अपनी तरफ से दे रही है, राजस्थान सरकार, ऐसा और राज्यों में नहीं है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत शहरी विकास एवं स्वच्छता व सौंदर्यीकरण की सामग्री और पारिश्रमिक के लिए 25-75 के अनुपात में जो है प्रावधान किया गया है। 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घाट की घूणी स्थित खानिया में बावड़ी के जीर्णोद्धार से इस योजना की शुरुआत की गई है 9 सितंबर 2022 से। तो ये सारी डिटेल याद रखना, ये नई योजना है तो इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है कौन कौन से परिवार पात्र होंगे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है जन आधार कार्ड से जुड़े जितने भी परिवार हैं वो सारे इसके लिए पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से लेकर के 60 वर्ष जिनकी आयु है वो सभी इसके लिए पात्र होंगे। और इनमें जो है पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी कितनी दी गई है वो भी इसमें डिस्कस किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अकुशल श्रमिकों के लिए 259 रुपये, अर्धकुशल के लिए 271 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 283 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 333 रुपये का जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना को राजस्थान में पूरे जिलों में लागू कर दिया गया है, ठीक है। राजस्थान के राज्य मॉडल हेल्थ मॉडल जो है उसके तहत राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं को देश भर में अग्रणी राज्य बनाकर के उभर रहा है राजस्थान। यहाँ पर बजट का 7% चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च किया जाएगा। प्रदेश के 88% परिवार जो है इस बीमे के दायरे में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर का औसत मात्र 41% है। निजी अस्पतालों की बात करें तो 21 दिन के अंदर जो है इसका भुगतान कर दिया जाएगा। चिरंजीवी जो रक्षा योजना है, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का ट्रायल जो वर्ष 22 जून 2022 से शुरू हुआ था और 6 सितंबर 2022 को ये पूरे प्रदेश में यानी कि राजस्थान के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी पहचान के निजी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 72 घंटों के लिए निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है, चाहे वो देश का रहने वाला कोई भी सदस्य हो, कहीं भी रहता हो, उसके लिए 72 दिन का, अगर वो राजस्थान में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसके लिए 72 दिन का निःशुल्क जो है इलाज जो है प्रदान करवाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद राजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए ब्रांड को नाम दिया है, तो राजसखी नाम दिया है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हैं और एक लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रही है, क्योंकि देखिए इनमें जो है काफ़ी मतलब आज का जो वीडियो है उसमें 85% जो है योजनाएं कवर की गई और उन योजनाओं के बारे में आप लोगों के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये योजनाएं जो हैं आपको कभी भी पूछी जा सकती है और ज़रूरी नहीं कि वैसे तो 6 महीने की करंट अफेयर पूछी जाती है, बट योजनाएं तो कभी भी पूछी जा सकती है और 1 साल या 1.5 साल तक की योजनाएं पूछी जा सकती है। इसलिए जो है आपको लाइन टू लाइन कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो इसमें 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए ब्रांड का नाम बताना है राजसखी। याद रखना राजसखी। अच्छा, वैसे राजस्थान अपनी ब्रांड की चीज़ों को कौन से नाम से बेचता है और कितने स्थानों पर इनकी दुकानें हैं, ये आप लोगों को कमेंट करना है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिए थे और उनके जो जवाब थे कमेंट में किए गए जवाब है उनको मैंने जो है पोस्ट भी किया था। ठीक है, इसमें है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक बड़ा निर्णय है, जिसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो कि अमेजन के बीच करार किया है। इसके जरिए प्रदेश की 15,000 से अधिक महिला उद्यमी जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों को पूरे देश में ऑनलाइन जो है खरीदे जा सकेंगे और उनको वो जो है अमेजोन पर बेच सकेंगी और वहाँ से कस्टमर उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट खरीदेंगे। ठीक है, राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्पाद अमेजोन पर राजसखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध करवाया जाएगा। याद रखना, नई चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में तैयार होने वाले हस्तशिल्पियों और हथकरघा उत्पादों के लिए अब तक के बाजार के रूप में एक सीमित क्षेत्र था, लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया गया है। ये पूरे विश्व तक जाएगा। महिलाएं राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय मेलों में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाकर के भौतिक तरीके से उत्पादों को बेच रही थी, लेकिन अब राजसखी के रूप में वो ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगी। राजीविका और अमेजोन के बीच इसी वर्ष 28 अगस्त को ये समझौता हुआ है और इससे हथकरघा महिलाओं को डिजिटल बाजार के रूप में एक बड़ा मंच मिल जाएगा, जहां पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगी। ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए हस्तशिल्पी जो उनके जो प्रोडक्ट होंगे उनको सेल कर सकेंगी। राज्य सरकार के प्रयासों से महिला उद्यमियों और कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे कि महिलाएं घर बैठे पूरे भारत में अपने उत्पादों को कहीं भी बेच सकेंगी। राजसखी स्टोर पर ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंट्स, लैक ज्वेलरी, वुडन डेकोर, लेदर क्राफ्ट जैसे कई उत्पादों को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा। राजीविका के द्वारा उत्पादों के डिजिटल बाजार में लिस्ट करने का कार्य किया जाएगा। इन उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ ये भी बताया जा रहा है कि उत्पाद प्रदेश के किस गांव में बने हैं, ये सारी डिटेल जो है उसके नीचे, उस प्रोडक्ट के नीचे दी जाएगी। और रूमा देवी को राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में 700 उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग हो चुकी है, जिसमें कि करीब 170 उत्पादों को खरीदा जा सकता है। अब बात करते हैं राजीविका की। राजीविका की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 को की गई थी। राजस्थान ग्रामीण विभाग के अधीन ये काम करती है। राजीविका जो है ग्रामीण विभाग, जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके अधीन काम करती है। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ये काम करती है और इसके अध्यक्ष कौन है? सीएम है। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये क्या करती है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का कार्य, राज्य में लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? राजीविका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 21 सितंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के
जो प्रारूप है उसका अनुमोदन कर दिया गया है। इस योजना में कमज़ोर वर्ग के जो युवा हैं उनकी आर्थिक उन्नति के लिए और उनमें जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। श्री अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2022 और 23 में इस योजना की घोषणा की थी। प्रस्तावित योजना के तहत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII आदि के सहयोग से MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड और उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण जो है इनको दिया जाएगा इस योजना के तहत, और इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना होगी। सेंटर में जो है युवाओं को उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां दी जाएंगी। प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकी एवं दक्षता संवर्धन, उद्यम संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन देन के स्वरूप की प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि सारी जो है आवासीय प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे आप उद्योग लगा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपको लोन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें इस योजना के तहत जो है इन लोगों को सिखाई जाएगी। ये योजना दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक अभिनव पहल है, काफ़ी अच्छी योजना है। इस योजना के तहत स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों में रिको राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी और अधिकतम 25 लाख रुपए तक की प्रति इकाई के लिए विकल्प होगा। ऐसी साझेदारी से नए उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां लेने में भी सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखनी है आपको। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार, और ये 2 योजनाएं चलाई गई है सरकार के द्वारा पिछले 2 साल से, और इस साल से ये योजनाएं काफ़ी चर्चा में, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। निःशुल्क इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान। ठीक है, राज्य विधानसभा में पेश हुआ विधेयक के पर चर्चा के बाद एक समिति को जो है भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संवेदनशील पहल की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया है कि हर नागरिक को, राजस्थान का जो नागरिक है जो कि राजस्थान में रहता है, उन लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, 23 सितंबर 2022 को सदन में गंभीर चर्चा के बाद इस विधेयक को विधानसभा की परवर समिति के समक्ष भेजा गया है। श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान, राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD OPD सेवाओं की उपलब्धता आदि योजनाओं के अगले कदम के रूप में 8 करोड़ प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए ये विधेयक प्रस्तावित किया गया। अब इसमें जो जितनी भी योजनाएं दी गई हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हैं, तो आप लोग जो है इन योजनाओं के बारे में कमेंट करेंगे। ठीक है, प्रस्तावित कानून के अनुसार आम लोगों तक सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको आसानी से पहुंचाया जाए, इसके लिए जो है कानून प्रस्तावित किया जाएगा। राज्य के सभी निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और आवश्यक जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनकी मांग जो है उनका अधिकार होगा। ठीक है, इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित करने और इनके खर्चे में निरंतर कमी करते हुए सभी स्वास्थ्य सेवाओं तक निःशुल्क पहुंच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि एक आम व्यक्ति जो है स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में ही दबकर न रह जाए। इसलिए सरकार ने जो है ये योजना स्टार्ट की है, और अब ये योजना नहीं एक अधिकार होगा, है ना। विभिन्न राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राज्य एवं जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों का भी गठन किया जाएगा इस योजना के लिए, और प्रस्तावित कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और उपचार, संभावित जटिलता, खर्चे की जानकारी पाने का जो है एक रोगी को जो है अधिकार होगा। जन स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श, औषधि, आपातकालीन परिवहन, इलाज के लिए निःशुल्क उपभोग का अधिकार होगा। ये सारे अधिकार इम्पोर्टेंट है, याद रखना। स्वास्थ्य से संबंधित योजना है ये, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
चिकित्सा सेवा और उपचार संबंधी सारे रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और बिलों की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपात परिस्थिति में निजी चिकित्सा संस्थान सहित बिना पूर्व भुगतान के उपचार प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, इलाज करने वाले व्यक्ति का नाम, योग्यता आदि की जानकारी जो है होगी। सभी स्वास्थ्य सेवाओं बीमारी की अवस्था, धर्म, जाति, लिंग, आयु के आधार पर बिना भेदभाव किए जो है उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मानवीय गरिमा और गोपनीयता का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको उनके बारे में याद रखनी है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।